हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पाठ्यक्रम से जो पार भाषा आपका विषय है इसमें भाषा की प्रकृति के बारे में बात करेंगे। हम सब जानते हैं कि पूरी जो धरती है उस पर बहुत सारे तरह के प्रजाति के लोग रहते हैं। इन सब की जो जातियां हैं, नस्ल हैं, भाषाएं हैं, ये सब अलग अलग हैं और इनकी जो नस्लों के आधार पर अलग अलग जगह अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो अगर हम देखें कि भाषा की प्रकृति क्या होती है, तो भाषा की प्रकृति में जो फर्स्ट नंबर पे आता है वो है ध्वनि। ध्वनियों का जो हम अध्ययन करते हैं तो ऐतिहासिक तौर पर अगर हम देखें तो हम ये पाते हैं कि जो आज ध्वनियाँ प्रचलित हैं उससे कहीं ज़्यादा क्लिष्ट ध्वनियाँ यानी कि डिफ़िकल्ट प्रोनाउंसिएशन या हम कहें कठिन उच्चारण पहले मौजूद था। जैसे जैसे विश्व आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे हमने हर चीज़ को सरल किया है। अपने विकास के माध्यम से कहें या हम हमारे ज्ञान के माध्यम से कहें, हमने हर चीज़ का सरलीकरण किया है। अगर हम देखें, पहले हमें कुएं में से पानी निकालना होता था तो हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे उसके लिए। फिर किसी ने पहिए की जब इजाद हुआ तब पहिए के माध्यम से किसी नदी में से या पानी निकालने जाने लगा कुओं में से, क्योंकि कुएँ पहले प्रचलित नहीं थे, इसलिए हम इसका उदाहरण सही तौर पे नहीं दे सकते। पर फिर भी पहले जो पानी निकालना था, अगर हम कुएं में से पानी निकालते हैं तो आजकल हम मोटर से निकाल लेते हैं। तो हमने उस काम को आसान कर दिया। पहले अगर हमें कहीं दूर जाना था तो हमें या तो पैदल यात्रा करनी पड़ती थी या हमें बस लेना पड़ता था। आजकल हम हवाई जहाज़ का इन्वेंशन हुआ तब से 2 मिनट में कहीं पर भी आ जा सकते हैं। जितनी ज़्यादा दूरी तय करनी होगी तो वो जो समय बाय रोड लगता था उससे बहुत कम समय बाय एयर लगता है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो हमने हर चीज़ का सरलीकरण किया है, हम क्लिष्टता की तरफ नहीं जा रहे। तो ध्वनियों में भी कुछ इसी प्रकार हुआ है कि जो प्रारंभ में ध्वनियाँ उपस्थित थीं वो बहुत ज़्यादा क्लिष्ट मानी जाती थी। आज भी अगर आप देखें तो संस्कृत भाषा के उच्चारण करने में आपको ज़्यादा कठिनाई अनुभव होगी अपेक्षाकृत हिंदी भाषा के उच्चारण करने में। तो हम ये मान सकते हैं कि जो प्रारंभ में संस्कृत भाषा प्रचलित थी वो हमारी जो आज की हिंदी भाषा है उससे ज़्यादा कहीं कठिन होती थी। इसी तरीके से आज अफ्रीकन की कुछ जातियां हैं, उनमें असभ्य जो जातियां हैं उनमें भी आज भी क्लिष्ट ध्वनियाँ उपस्थित हैं और वो उनका उच्चारण बहुत ज़्यादा कठिन माना जाता है। तो हम ये जानते हैं कि धीरे धीरे जैसे कि गीतात्मक स्वराघात, जैसे कि हम गाने के माध्यम से या गुनगुनाने के माध्यम से बोलते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं हमने हिंदी के सरल भाषाओं को प्रयोग शुरू किया है और इस तरीके से क्या हुआ कि जो ध्वनियाँ थी उसमें सरलीकरण हुआ है, ना कि वो क्लिष्ट हुई हैं। तो कुल मिलाकर हम देखें तो भाषा की उत्पत्ति या प्रकृति की बात करें तो प्राचीन काल में जो ध्वनियाँ थीं वो क्लिष्ट थीं और वर्तमान समय में जो ध्वनियाँ हैं वो आसान हुई हैं। आसान क्यों हुई हैं? क्योंकि इसमें गीतात्मक स्वराघात प्रयोग का मूल्य शुरू हो गया धीरे धीरे, और अभी हम जब भाषा में आए तब उसका सरलीकरण हमने कर दिया। तो जो स्वराघात थे या हम कहें कि जो एक बहुत ज़्यादा क्लिष्टता थी वो ख़त्म हो गई। दूसरा है इसमें व्याकरण। तो हम सब जानते हैं अलग अलग भाषाओं की अलग अलग व्याकरण होती है। अगर हम अंग्रेजी भाषा की बात करें तो उसमें कर्ता आता है, कर्ता के बाद तुरंत क्रिया आ जाती है। लेकिन अगर हम हिंदी भाषा की बात करें तो क्रिया अंत में आती है। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो व्याकरण है हर भाषा की अलग होती है। कुछ भाषाएं जो की एक जैसी हो सकती है लेकिन फिर भी उनमें अलग अलग भिन्नताएं विद्यमान रहती हैं। तो निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि भाषा का जो नियम है या भाषा के जो व्याकरण व्यवस्था है वो प्रारंभ में तो नहीं रही होगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही आधुनिक भाषाएं प्रचलन में आई वैसे वैसे उनकी व्याकरण की दृष्टि से भी उनमें विकास होने लगा। फिर है शब्द समूह। शब्द समूह का मतलब है कि जो कुछ शब्द हैं उनका कोई ग्रुप होता है, यानी कि वाक्यांश कह सकते हैं हम हिंदी में। वाक्यांश या शब्दों का सार्थक समूह होता है और इसको हम समझने के लिए अभिव्यंजना क्षमता का प्रयोग करते हैं, यानी कि हम बोलते हैं तो कहीं ना कहीं उसे हम अभिव्यंजना क्षमता कहते हैं। जो हमारे मुख से निकलती है वो अभिव्यंजना में आता है। अभिव्यक्ति करते हैं हम हमारे विचारों की। और इसी प्रकार से हर जगह किसी न किसी चीज़ को अलग अलग शब्दों से बोला जाता है। जैसे कि अगर हम
हिंदी में भाषा में प्रयोग करना चाहें तो कोई वर्ड ले लेते हैं, जैसे कि हरा हरा सा दिखता है, नीचे एक लकड़ी का तना होता है, इस तरह की जो आकृति होती है उस पर फल लगे हुए होते हैं, इसी आकृति को हम पेड़ कहते हैं। लेकिन अंग्रेजी में ऐसी ही एक आकृति को ट्री के नाम से जाना जाता है। यानी कि किसी जो चित्र है उसको देखना और उसके चित्र या उसके वर्णन के, या जैसे कि हम कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करना, तो उस तरीके से जो शब्द हमारे यहाँ पे प्रयोग किए जाते हैं वो अलग हैं और जो दूसरी भाषा में प्रयोग किए जाएंगे वो अलग होंगे। इस तरह के हर भाषा का अपना एक शब्द समूह होता है जिसके आधार पर वो कार्य करती है। ये हम पढ़ रहे हैं भाषा की प्रकृति, कि भाषा की प्रमुख प्रकृति मतलब उनकी प्रकृति में क्या क्या तत्व विद्यमान है। फिर है वाक्य। वाक्य तो हम सब जानते ही हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, यानी कि शब्दों का एक समूह होगा। फिर वो अपना पूर्ण अर्थ देता होगा, यानी कि अपना अर्थ देने के लिए अन्य किसी पर आधारित नहीं होगा, या वो ग्रहण करने योग्य होगा जिसको कि हम ग्रहण करके उसका मतलब निकाल सकें। सूचना प्रदान करने वाला हो सकता है, हमें सूचना प्रदान करेगा, और भावों को प्रकट करने के लिए ये हमारे काम आता है। तो इस माध्यम से हम कह सकते हैं कि ये सब चीज़ें वाक्य में शामिल होती हैं। फिर है विषय और साहित्य। तो जब धीरे धीरे जो भाषा की प्रकृति में हमने देखा कि भाषाओं का विकास हुआ, ये सब चीज़ें शामिल हुई, लोगों ने लिखना सीखा, लिखित रूप में भाषा आई, तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, साहित्य का और विषय का प्रकाशन हुआ। विषय का मतलब है अलग अलग तरीके के विषय। जैसे पहले जो प्रमुख विषय थे वो थे दर्शन शास्त्र, संगीत शास्त्र और व्याकरण शास्त्र, काव्य शास्त्र, इस तरह के जो विषय थे उनकी प्रधानता ज़्यादा थी। फिर बाद में मनोविज्ञान आया, विज्ञान आया, मनोविज्ञान आया, और दर्शन की जो कुछ शाखाएं थी वो अलग हुई। तो धीरे धीरे इसका क्रमिक विकास हुआ है। इसी तरह से साहित्य में हमने देखा कि साहित्य में हम अलग अलग साहित्यों के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे कि हिंदी साहित्य है, पश्चिमी देशों का साहित्य है, अमेरिकन साहित्य है। तो अलग अलग तरीके के जो साहित्य हैं वो वहाँ पे प्रचलित थे और उनका प्रयोग अभी भी हम पढ़ाई में करते हैं। हमारे कोई जो लिटरेचर पढ़ते हैं, हिंदी लिटरेचर पढ़े या इंग्लिश लिटरेचर पढ़ें, तो इनमें इनका वर्णन हमें देखने को मिल जाता है। अब हम बात करेंगे जो भाषा की प्रकृति होती है उसकी क्या क्या विशेषता है, या फिर हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि भाषा की क्या क्या विशेषता है। तो पहला पॉइंट आपको दिख रहा होगा, भाषा एक परंपरागत संपत्ति है। यानी कि ये एक तरह की संपत्ति है। अब संपत्ति कैसे है और परंपरागत कैसे है कि एक बालक का जिस परिवार में जन्म हुआ है उस परिवार की जो भाषा है या उस की जो मातृभाषा है वो निश्चित रूप से सीखी जाता है। क्योंकि जो प्रारंभिक 3 साल होते हैं बालक के, 3 या 4 साल, जब तक वो स्कूल नहीं जाता तब तक वो अपने दैनिक जीवन में किसी न किसी भाषा का प्रयोग करने लग जाता है, और वो वही भाषा का प्रयोग करता है जो उसके परिवार वाले और उसके आसपास के जो समाज के लोग हैं वो बोलते हैं। कभी कभी ऐसी स्थिति देखने को मिलती है कि पारिवारिक भाषा अलग हो और जो आसपास के लोग हैं सामाजिक भाषा उनकी अलग हो। जैसे कोई राजस्थानी फैमिली है, ये गुजरात में जाके या महाराष्ट्र में जाकर रहने लग गई, तो बालक दोनों भाषाएं समान रूप से आसपास होकर सीख जाता है। क्योंकि जो भाषा सीखने की आयु होती है वो जब हम छोटे होते हैं तब हम बहुत जल्दी उसको पकड़ते हैं और बहुत जल्दी उसको सीख जाते हैं। धीरे धीरे जैसे हम ज़्यादा एक भाषा पर पूर्णता प्रदान कर लेते हैं। जैसे आज हमें हिंदी भाषा पूरी तरीके से आती है, हमें कुछ मात्रा में इंग्लिश भाषा आती है, लेकिन अब हमें कोई तीसरी भाषा सीखने के लिए बोला जाए, जैपनीज़ या फ्रेंच, तो ये भाषाएं हैं ये कहीं ना कहीं बाधक स्वरूप के रूप में हमारे लिए कार्य करती है। तो जो बचपन में हम सीखते हैं तो वो भाषा हम बड़ा जल्दी सीख जाते हैं। तो ये हमारी परंपराओं पर आधारित होती है। जो पुराने लोग होते हैं हमारे घर के, जैसे कि बाबा दादी, मम्मी पापा, तो उनसे हम जब सीखते हैं उस भाषा को तो एक ना एक रूप से हम कह सकते हैं कि परंपरागत संपत्ति के तौर पर हमें मिल जाती है। फिर है भाषा एक अर्जित संपत्ति होती है। ये क्वेश्चन रीट में पूछा गया था एक बार कि भाषा किस प्रकार की संपत्ति होती है, अर्जित या फिर हम कहें कि ये जन्मजात होती है। कभी कभी अर्जित या कभी कभी जन्मजात होती है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं हमें एग्जाम्स में। तो भाषा एक अर्जित संपत्ति होती है। अर्जित संपत्ति का तात्पर्य है
कि एक भाषा जो भी कोई होती है पूरे समाज में प्रचलित होती है उस वक्त आसपास के समाज में, उसका हम अर्जन करते हैं। अगर आपके पापा के पास भाषा है, आपके मम्मी को कोई भाषा आती है, तो वो आपको पैसों की तरह या किसी चीज़ की तरह हाथ में लाकर नहीं थमा सकते कि ये लो, आज से इस पे तुम्हारा अधिकार है। हम उसे बाज़ार से ख़रीद कर नहीं ला सकते कि हमने कुछ मूल्य चुकाया और उसके एवज में हम एक भाषा खरीद कर लिया है और उस पर हमने पारंगतता हासिल करी। इसको हमें सीखना ही पड़ेगा, इसका अर्जन ही करना पड़ेगा, तभी हमें ये भाषा का प्रयोग करना आएगा। भाषा एक सामाजिक निधि होती है। निश्चित रूप से जब हम समाज में रहते हैं तो वहाँ पे एक भाषा का प्रयोग करते हैं और वो भाषा सामाजिक निधि के तौर पर काम करती है। और वैसे भी हम जानते हैं कि अगर जिसकी भाषा सरल होती है उसके काम भी आसानी से हो जाते हैं, क्योंकि वो एक व्यवहारात्मक जो उसका प्रयोग है वो बहुत अच्छे से कर पाता है। अपनी बातों या अपनी भाषा से दूसरों को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है और उस पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। तो सामाजिक निधि के तौर पर भी भाषा काम करती है। फिर है परिवर्तनशीलता। भाषा दिन पे दिन बदलती रहती है। भाषा में अनेक शब्द जुड़ते हैं, अनेक शब्दों का विलोप हो जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि पहले पोस्ट कार्ड चलते थे, अंतर्देशीय पत्र चलते थे, तो आजकल उनका विलोपन हो गया। अब वो हमारे यहाँ पर नहीं चलते, धीरे धीरे वो बंद हो गए हैं। गिराड़ी चलती थी जिससे पानी खींचते थे। बहुत सारे नए जो बच्चे हैं वो गिराड़ी शब्द जानते ही नहीं हैं, क्योंकि अब हमारा उसके लिए कोई उपयोग बचा नहीं है, हमने उसका उपयोग बंद कर दिया, तो हमें उसके बारे में विचार भी नहीं आता। अब हम जानते हैं कि कंप्यूटर होता है, संगणक का होता है, तो कंप्यूटर वर्ड इंग्लिश का है लेकिन हिंदी में एज इट इज़ यूज़ कर लिया गया है, कोई परिवर्तन नहीं किया गया। विदेशी शब्दों में हम इसको शामिल कर लेंगे, लेकिन हमने उसको परिवर्तित कर दिया। आजकल ये हमारी ज़िंदगी का अच्छा हिस्सा बन चुके हैं। चाहे हम कहें कि मोबाइल फ़ोन है, हम बात करते हैं खाने पीने की, इटालियन पास्ता है, पिज़्ज़ा है, हम बहुत सारे बर्गर है, तो बहुत सारी चीज़ों की जब हम बात करते हैं तो हम उनके शब्दों को एज इट इज़ हमारे यहाँ पर स्थान दे दिया है और हमारी भाषा इस हिसाब से परिवर्तन हो रही है। अगर आपको ध्यान में हो तो पहले कोई शब्द यूज़ होता था फाइनल मैच के लिए, FINAL फाइनल, आजकल उसको फिनाले वर्ड करके यूज़ करने लग गए हैं हम, FINALE, तो फिनाले। ये तो शब्दों में कहीं ना कहीं वेरिएशन पाया जाता है और एक दूसरे के शब्द हम ग्रहण करते रहते हैं। फिर है भाषा विकास में बाधाएं। तो भाषा विकास में अनेक तरह की बाधाएं आ सकती है, जैसे सामाजिक बाधा हो सकती है कि समाज द्वारा दूसरी भाषा बोली जाती है, हम दूसरी भाषा बोलते हैं। किसी बच्चे में शारीरिक तौर पर कोई बाधा हो सकती है कि उसे सुनाई नहीं देता हो या उसकी स्वर ग्रंथियाँ काम नहीं करती हों, तो ये भी एक तरह की समस्या है। या हम मान सकते हैं कि भाषा विकास में जैसे किसी बच्चे को कोई बीमारी हो गई, डिसलेक्सिया है या डिस्ग्राफिया है, उसे सुनने में संबंधित है दिक्कत है, तो उसको भाषा विकास में बाधा आएगी। तो इस प्रकार से हम भाषा विकास में कुछ बहुत सारी बाधाएं होती हैं। कभी कभी कोई भाषा अपने अंदर परिवर्तन ही नहीं करना चाहती, उसमें नए शब्दों का जुड़ाव नहीं होता, तो धीरे धीरे वो मृतप्राय हो जाती है, तो भाषा के विकास में वहाँ बाधाएं आती है। जैसे कि हम लैटिन भाषा की बात करें या संस्कृत भाषा की बात करें, तो आज ये मृतप्राय श्रेणियों में मानी जाती है और इनका उपयोग सिर्फ एकेडमिक यूज़ के लिए किया जाता है। याद रखिएगा कि कोई भी मृत भाषा होती है तो जनरली उसका यूज़ एकेडमिक पर्पज़ से ही किया जाता है, अदरवाइज डेली टू डेली लाइफ में उसका यूज़ नहीं रह जाता। फिर है भाषा का परिवर्तनशील स्वरूप। तो भाषा का जो रूप है वो परिवर्तनशील होता ही रहता है, क्योंकि अगर वो अपने अंदर परिवर्तन नहीं करेगी तो वो कहीं ना कहीं मृतप्राय श्रेणी में चल जाएगी। इस तरीके से हम देखते हैं कि भाषा में नए शब्द जुड़ते जाते हैं, पुराने हटते जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो परिवर्तित होती रहती हैं और जो लोग हैं वो अपने सुविधा के अनुसार उसमें परिवर्तन करते रहते हैं। तो अगर हम संस्कृत में परिवर्तन नहीं कर सकते क्योंकि उसमें बाध्यताएं हैं बहुत सारी, तो हम उसका प्रयोग ज़्यादा दिन तक कर भी नहीं पाए। उर्दू भाषा है वो एक क्लिष्ट भाषा मानी जाती है, तो उसका प्रयोग भी बहुत कम होता है। फिर है इसमें नेक्स्ट पॉइंट, कठिनता से सरल की ओर। तो कोई भी भाषा जब हम सीखते हैं तो वो कठिनता से सीखते हैं और सरल की ओर जाते जाते हैं। धीरे 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 हमें उसका सरलीकरण हो जाता है और उसके जो एस्पेक्ट हैं वो हमें समझ में आने लग जाते हैं, तो हम उसको कठिनता से सरलता की ओर
ले जाते हैं। और फिर है लास्ट एक भाषा एक विकास चक्र के रूप में। तो भाषा का विकास है वो एक चक्र के रूप में हुआ है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो पहले हमें पता नहीं है कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, वो स्वरूप में कैसे आई, उसका क्रियान्वयन कैसे हुआ, उसकी व्याकरण किसने बनाई, लेकिन ये एक विकास चक्र के रूप में चली है और हम एक से दूसरे से तीसरे को ये भाषा देते जाते हैं और धीरे धीरे एक चक्र के माध्यम से, मतलब कि चक्राकार मतलब जो कभी ख़त्म नहीं होती, एंडलेस होती है, गोल गोल तरीके से हम कह सकते हैं कि चक्राकार घूमती है और इसका विकास होता रहता है। तो इस प्रकार से भाषा प्रकृति की विशेषताएँ होती हैं। अगर हम भाषा के प्रमुख अंग मानते हैं तो भी यही है ध्वनि, व्याकरण, शब्द समूह, वाक्य और विषय साहित्य, ये इसके अंग भी माने जाते हैं। अंग में कुछ चीज़ें और परिवर्तित हो जाएंगी। तो ये प्रकृति हमने पढ़ा यहाँ पे, फिर हमने पढ़ा कि इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। इसमें जो खास है, एक तो सेकंड नंबर का पॉइंट, भाषा एक अर्जित संपत्ति होती है। एक लास्ट है कि भाषा विकास चक्र के रूप में विद्यमान रहती है। एक 7 नंबर का कि भाषा परिवर्तनशील होती है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कभी ना कभी एग्ज़ाम में पूछे जाते रहे हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और इससे आगे की बात हम हमारे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।